दुनिया में मौजूद तमाम जिंदा इंसानों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर दफ़ा कोई नया शख्स टीवी पर आता है, लोगों को यकीन दिलाता है कि मईशत की हालत ख़राब हो चुकी है, हम मजबूर हैं आप लोगों पर बोझ डालने के लिए, लिहाजा आप लोगों का तावन दरकार है। और फिर अवाम जो पहले ही बदतरीन हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके लिए गैस, पेट्रोल और बिजली के रेट्स बढ़ाकर और बेसिक कमोडिटीज़ के रेट बढ़ाकर और बोझ डाल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही इस अवाम ने चाय पी पी कर इस मईशत को तबाह किया है या इसकी तबाही के जिम्मेदार कोई और हैं, और अगर इसको तबाह किसी और ने किया है तो फिर अवाम पर ही क्यों ये बोझ डाला जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट के पास डॉलर रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो अवाम के सामने आते हैं और उनको बताते हैं अब हमें IMF के पास लोन के लिए जाना पड़ेगा। IMF ने लोन लेने के लिए शर्त रखी है कि आप मज़ीद पैसे इकट्ठे करें। पैसे इकट्ठे करने के लिए हमें आपके ऊपर महंगाई का बोझ डालना पड़ेगा, लिहाजा आप बर्दाश्त करें। आम अच्छे दिनों की उम्मीद लगा करके कल को जब गवर्नमेंट को लोन मिल जाएगा और गवर्नमेंट के पास थोड़े पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये पैसे हम ही कोई रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होंगे। फिर जब महंगाई करने के बाद गवर्नमेंट के हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और फ़ौरन लोन्स भी गवर्नमेंट को मिल जाते हैं तो वो सिवाय के उस अवाम को रिलीफ दे जिन्होंने बुरे वक्त में महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया, वो टैक्स सब्सिडीज दे देते हैं एलीट क्लास को जो इस मुल्क का 1% भी नहीं है। इस पर चूरन बेचा जाता है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, रोज़गार पैदा होंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बाहर से डॉलर आएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे वगैरह वगैरह। की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एलीट क्लास जो 1% से भी कम है उनको 2660 बिलियन की प्रिविलेजेस दी जाती हैं। प्रिविलेजेस में फ्यूडल क्लास को 370 बिलियन, कॉर्पोरेट सेक्टर को 724 बिलियन, लार्ज स्केल ट्रेडर्स को 348 बिलियन, हाई नेट इंडिविजुअल्स को 368 बिलियन, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को 257 बिलियन और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज को 345 बिलियन की सब्सिडीज दी जाती हैं। ये प्रिविलेजेस उनको फेवरेबल प्राइसेस या लोअर टैक्सेशन करके प्रोवाइड की जाती हैं। देखो, इतनी प्रिविलेजेस गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे बिजनेसेस करे कि जिनसे रोजगार बढ़े, एक्सपोर्ट्स हों और डॉलर वापस आएँ और मुल्क की मईशत बेहतर हो। लेकिन ये अनोखे लाडले हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, जिससे फ़ायदा होने के बजाय मज़ीद मुल्क को नुकसान होना शुरू हो जाता है। में टैक्सेस ना होने के बराबर हैं, आपको कोई वर्क फोर्स हायर नहीं करना पड़ती, आप 100 झंझट से बचते हैं। इन प्लॉट के ऊपर ना तो कोई आप टैक्स पे करते हैं और ना ही आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा मुल्क की इकोनॉमी को उस इन्वेस्टमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगला नुकसान हाउसिंग सोसाइटीज़ का ये होता है कि जिस ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं वो पहले ज़राई ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब ये वो ज़राई ज़मीन एक खाली प्लॉट में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से अब जो फसल हुआ करती थी वो भी कम हो जाएगी। इससे हमें गंदम भी अब इंपोर्ट करना पड़ती है। गंदम इंपोर्ट करने की वजह से डॉलर बाहर जाते हैं और जिसकी वजह से हमें मज़ीद नुकसान होता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाद बारी आती है बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की। अब उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनको जॉब्स देने के लिए आपके मुल्क में वो इंडस्ट्री ही मौजूद नहीं होती। इफेक्ट्स ये होता है कि ब्रेन ड्रेन आपके मुल्क से स्टार्ट हो जाता है, आपके पढ़े लिखे लोग दूसरे मुल्कों में नौकरियां ढूंढने के लिए जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को ये लोग ओन करते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी यही लोग मौजूद होते हैं, लिहाजा ये लोग पब्लिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को भी बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं करते, क्योंकि इनका बिजनेस फिर इफेक्ट होगा। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को भी बेहतर नहीं होने देते, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ऑटोमेटिकली एजुकेशन से महरूम हो जाता है। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से मुल्क को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना कोई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ना कोई हम ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम एक्सपोर्ट करके कर सकें और मुल्क में डॉलर आ सकें और हम IMF के झंझट से आज़ाद हो सकें। इस 1% एलीट के प्रॉफिट्स तो डबल हो रहे हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट तो डबल हो रही है। तो जिनके पास पैसा आ रहा है उनका तो हक बनता है कि एक अयाशी से ज़िंदगी गुजारें। जिसके बाद हमारा ऑब्सेशन स्टार्ट होता है इम्पोर्टेड आइटम्स के साथ। गाड़ियाँ, घड़ियाँ, अंगूठियाँ, कपड़े, हर चीज़ इंपोर्टेड चाहिए होता है। इसलिए इंपोर्टेड चीज़ों के इस्तेमाल से डॉलर मज़ीद मुल्क से बाहर जाता है, लेकिन हम मुल्क में कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो उसको बैलेंस कर सके कि जितना हम डॉलर बाहर भेज रहे हैं उतना वापस भी आए। गवर्नमेंट के पास डॉलर मज़ीद कम हो जाता है। दोस्तों, इस सब का नुकसान क्या होता है कि महंगाई का बोझ एक गरीब आदमी अपने सर पर उठाता है, लेकिन
टैक्स सब्सिडीज़ और प्रिविलेजेस एक एलीट क्लास जो 1% भी नहीं है वो इस्तेमाल कर लेती है। आम आवाम एक घर बनाने के भी काबिल नहीं रहती, जबकि दूसरी तरफ खाली प्लॉट्स का एक जंगल बन गया है जो सिर्फ कुछ लोगों की मलकियत में। वो आम गवर्नमेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के काबिल भी नहीं रहते, जबकि दूसरी तरफ एलीट क्लास के लिए लग्जरी किस्म के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ तैयार होते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये मुल्क जो एलीट क्लास है उसके लिए तो एक वेलफेयर स्टेट बन जाता है। उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर की जाती है, उनको हर किस्म की प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, उनको उनकी मर्ज़ी के प्राइसेस सेट करके दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को फ्री मार्केट पर छोड़ दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, इसलिए आपको भी बर्दाश्त करना पड़ रही है। ये साइकिल फिर रिपीट होता जाता है। गवर्नमेंट के पास फिर से डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक दफ़ा टीवी के ऊपर आया जाता है और आवाम को बताया जाता है कि हमें अब कर्ज़ा लेना पड़ेगा, आप लोगों को महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए इन्फ्लेशन और बढ़ा दी जाती है। इकोनॉमी की तबाही का बोझ उन लोगों पर डालने की हिम्मत नहीं करता जो लोग वाकई इसकी तबाही के ज़िम्मेदार हैं। अब दोस्तों अगर आप कहेंगे कि देखें इंपोर्टेड आइटम्स पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो इसका सिंपल जवाब होगा कि ये बैन गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख पाएगी मेरी राय में, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट करती है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ से कलेक्ट करती है। तो अगर नेक्स्ट ईयर हमें 6.1 बिलियन टैक्स कलेक्ट करना है या इसको क्रॉस करना है तो गवर्नमेंट को ये बैन ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो 10% टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो इसमें भी तमाम इंस्टीट्यूशंस को कवर नहीं किया गया, रियल स्टेट को कवर नहीं किया गया। लेकिन इसकी बेहतर चीज़ ये है कि इसमें एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एक डिबेट स्टार्ट कर दी है कि रिच पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट 1% एलीट को इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है, तो असल बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट या तो उन लोगों से बनी होती है या उन लोगों की मदद से गवर्नमेंट में आई होती है। तो अगर अवाम चाहती है कि फ़ैसले उनके हक़ में हों तो एहतजाज तो अवाम को फ़ौरन करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकली एक्टिव भी होना चाहिए ताकि वो पावर में आकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकें। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में आप कोई अल्टरनेटिव समझते हो तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।